नमस्कार, मैं राकेश कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का पेपर लेके प्रेजेंट हूँ। सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसकी फर्स्ट यूनिट चल रही है, स्टार्ट किया है इसको हम लोगों ने। तो इस फर्स्ट यूनिट है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएँ, इसको पढ़ना है। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ जाना और उसकी शिक्षा पद्धति, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार। कल इस वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य जाने थे। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये निश्चित पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएँ बताइए। तो आज हम लोग इसकी चर्चा कर लें कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएँ क्या क्या रही हैं। ठीक, देखिए, इसकी विशेषताओं में हम लोग अगर चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता आती है कि वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वह सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा थी। पहला पॉइंट आप डालें उसमें कि सार्वजनिक और निःशुल्क शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता है। अब यहाँ पे देखिए, सार्वजनिक से मतलब यहाँ पे ये है कि हर व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध थी, लेकिन उस सार्वजनिक में आपका अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उसको शिक्षा उपलब्ध थी। ठीक, अच्छा, और निःशुल्क थी। निःशुल्क के लिए इसमें शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई इसमें शुल्क नहीं लिया जाता था। जो गुरुजी होते थे वो अपने आश्रम में या गुरुकुल में पढ़ाते थे, तो छात्रों से किसी प्रकार की फीस जो अभी ली जाती है वर्तमान में, वो इस तरह की कोई शुल्क इनसे बालकों से नहीं लेते थे। तो इस तरह से विद्यार्थियों पर बोझ नहीं पड़ता था, विद्यार्थी आराम से अच्छे से शिक्षा अर्जित करते थे। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें आता है शैक्षिक स्वायत्तता। शब्दों को जरा ध्यान से आप लोग सुने, सभी समझ में आएगा। दूसरी विशेषता है शैक्षिक स्वायत्तता। शैक्षिक स्वायत्तता से मतलब है कि इसमें शिक्षा व्यवस्था पर किसी बाहरी संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं था। शैक्षिक व्यवस्था जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, इसमें ना तो किसी सरकार का या राजा का या राजसत्ता का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुल के जो गुरुजी होते थे, उन गुरुजी का जो पैनल होता था, वही इस शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, अपने समय के अनुसार इसको शिक्षा संचालित करते थे। ठीक, नेक्स्ट है इसका शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप। अगला पॉइंट इसमें आप लोग जोड़ें इसमें कि अगली विशेषता है इसकी शिक्षा का व्यवहारिक स्वरूप। व्यवहारिक स्वरूप से मतलब ये है कि शिक्षा जो है सिर्फ इसमें वैदिक कालीन में हम लोग कल तक जाना था कि इसमें भाई आध्यात्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा, संस्कार, इस तरह की तो शिक्षाएं दी जाती थी, लेकिन इसके साथ अपरा जो विद्या विधि थी, अपरा विधि थी, उसके अंतर्गत व्यवहारिक ज्ञान भी बालकों को दिया जाता था। व्यवहारिक में ये कि जब बालक भिक्षाटन के लिए भिक्षाटन के लिए जाते थे तो लोगों के संपर्क में आते थे, लोगों से बातचीत करना, कैसे अपनी बात रखना, लोगों से कैसे पेश आना, ये सारी चीज़ें उसमें व्यवहारिक शिक्षा में भी सीखते थे। इसके अंतर्गत और व्यवहारिक जीवन की भी और कलाएँ इसमें सीखते थे। ठीक, अगली विशेषता है इसमें गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली कैसे चलती थी, क्या गुरुकुल प्रणाली की विशेषताएँ थी, इसमें बताया गया है कि गुरुकुल प्रणाली जो है वैदिक कालीन शिक्षा की सबसे विशेष व्यवस्था थी। इसमें जो गुरुकुल और आश्रम हुआ करते थे, वो गुरु जी के घर ही अधिकांशतः गुरुकुल कहे जाते थे, आश्रम कहे जाते थे। वहीं रहकर सारे विद्यार्थी विद्या अर्जन करते थे। आज की तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि आप विद्यालय पढ़ के और फिर घर वापस चले आए पर डे, फिर दूसरे दिन चले गए, ये ऐसा नहीं होता था। एडमिशन जिसका हो जाता था आश्रम में, गुरुकुल में, तो वो वहीं रहकर विद्या अर्जन करता था। ठीक, और 24 वर्ष तक इन लोगों की शिक्षा व्यवस्था चलती थी। और ये जो गुरुकुल होते थे वो किसी बहुत अच्छे स्थान पर हुआ करते थे, पहाड़ों पे या नदी के किनारे, और ये जो है जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, ऐसे एकांत जगह पे गुरुकुल के होते थे, जहाँ पे जो है विद्या अर्जन करना बड़ा आसान और अच्छा माहौल बना रहता था। ठीक, अगला इसकी विशेषता हम जाने, अगली विशेषता है इसकी शिक्षावृत्ति। शिक्षावृत्ति के लिए इसमें बालकों की जीवनचर्या इसमें बताई गई है कि भाई इसमें सभी छात्र जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठकर दैनिक क्रियाकलाप
करने के बाद भिक्षाटन के लिए आते थे, भिक्षाटन से आते थे और सभी गुरुकुल के स्टूडेंट हैं और गुरु हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती थी। उसके बाद फिर क्लास चलती थी। ठीक, इससे फ़ायदा ये होता था कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने परिवार पे डिपेंड नहीं होते थे, उनके परिवारजनों को किसी प्रकार का बालकों पे लोड नहीं होता था और पूरा उनका शिक्षा व्यवस्था आश्रम ही जो है वहन करता था। ठीक, तो इतनी व्यवस्थाएं जो विशेषताओं के बाद इसमें हम और जोड़ेंगे। इसमें उपनयन संस्कार अगली विशेषता है इसकी, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें। उपनयन संस्कार का मतलब होता था उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप लाना। ठीक, तो इस तरह से जो शिक्षा अर्जित करने के इच्छुक होते थे उनको, उन बालकों को गुरु के पास ले जाते थे। गुरुजी उनको नए वस्त्र पहनाकर, नहला धुलाकर, मंत्रोच्चार करके फॉर्मेलिटी उसकी करते थे और उनको जो है शिक्षा उनकी आरंभ हो जाती थी। और इसकी व्यवस्था एक और इसमें था कि सभी वर्ग के विद्यार्थियों को अलग अलग इसकी आयु निर्धारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके लिए क्रमशः आयु निर्धारित थी 8, 11 और 12। ठीक, अगली इसमें विशेषता इसकी थी अनुशासन एवं दंड। देखिए, अनुशासन के लिए इसमें बहुत कठोर अनुशासन वैदिक व्यवस्था में होता था। सभी विद्यार्थी कठोर अनुशासन में रहते थे और जो है सेल्फ अनुशासन में धीमे धीमे आता गया। और दंड के लिए इसमें ऐसा है कि मनु और याज्ञवल्क्य जी ने विशेष परिस्थितियों में हल्का शारीरिक दंड देने की बात कही है कि अगर विशेष परिस्थितियाँ हो, बच्चे ने विशेष अपराध कर दिया हो तो उसे हल्का शारीरिक दंड दिया जा सकता है। और लास्ट इसकी विशेषता है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध में इसमें हम लोग जो जान लें कि जो वैदिक कालीन सभ्यता थी, इस शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें गुरु शिष्य संबंध बहुत मधुर हुआ करते थे। सभी विद्यार्थी गुरुजी को अपने पिता के समान मानते थे, पिता के समान उनकी आदर करते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे। और गुरुजी जो भी होते थे वो भी अपने स्टूडेंट में स्नेह रखते थे और सभी स्टूडेंट को अपने पुत्रवत मानते थे। तो इस तरह से बड़ा मधुर संबंध उनमें चलते थे। तो आज हम लोगों ने जाना कि वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएँ क्या क्या हैं। सभी लोग इसको अच्छे ध्यान से, मुझे विश्वास है आप सभी लोगों ने इसे बड़े ध्यान से सुना होगा। एग्ज़ाम में निश्चित इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। और इसी शब्दों के साथ आज का पीरियड ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।